नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो समीक्षाएं हैं, नोट्स हैं, वो इतिहास, राजनीति, सैन्य रणनीति और संस्कृति सब पर रोशनी डालते हैं। मकसद सिर्फ फैक्ट्स दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि शिवाजी महाराज आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बिल्कुल। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, उसमें आज के लिए भी बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं उनके जन्म से। 1630 शिवनेरी किला। वो दौर भारत का बड़ा हिस्सा मुगलों के नीचे था। दक्कन में सल्तनतें थीं, काफी उथल-पुथल वाला समय था। जी हाँ, बहुत अस्थिरता थी। और कहा जाता है कि उनकी माँ जीजाबाई, उनका बड़ा प्रभाव था उन पर। स्वाभिमान, न्याय, ये सब बातें। हाँ, और बचपन से ही उन्होंने वो जो अन्याय देखा, शायद उसी ने उनमें स्वराज्य अपने शासन की सोच पैदा की होगी। बिल्कुल। ये एक शासक के बनने की कहानी है, जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई। चलिए उनकी सैन्य रणनीति पर आते हैं। अक्सर सुनते हैं गुरिल्ला युद्ध नीति, गनीमी कावा जिसे कहते हैं। हाँ, गरीमी कावा, ये उनकी पहचान बन गई थी। पहाड़ों का इस्तेमाल, अचानक हमले, दुश्मन को संभलने का मौका ही न देना। और सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरणा किला जीत लिया। ये तो कमाल ही लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत से ही उनमें वो जज्बा और रणनीति बनाने की काबिलियत थी। फिर राजगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, कई किले उन्होंने हासिल किए। लेकिन ये सिर्फ किले जीतना तो नहीं था, इसके पीछे कोई बड़ी सोच थी। हाँ, ये सिर्फ किले जीतना नहीं था, ये आत्मविश्वास जगाना था एक तरह से। एक नई शक्ति का ऐलान था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? कि उनकी सेना अक्सर छोटी होती थी, फिर भी मुगलों और बीजापुर की बड़ी-बड़ी सेनाओं को उन्होंने बार-बार हराया। अच्छा, जैसे प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 वाली अफजल खान के साथ। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ बहादुरी नहीं थी, उसमें चालाकी थी, मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। और फिर 1666 में आगरा से निकल भागना, औरंगजेब की कैद से, वो तो कहानी ही अलग है। हाँ, वो उनकी हिम्मत और असाधारण सूझबूझ का सबूत है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ते थे। तो सैन्य सफलताओं के साथ साथ उनका शासन कैसा था? 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, एक संप्रभु शासक बने वो। जी, राज्याभिषेक एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उसने उन्हें कानूनी तौर पर एक राजा के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने वो अष्टप्रधान मंडल बनाया था, 8 मंत्रियों की परिषद। क्या वो बस नाम के लिए थी या असल में काम करती थी? नहीं नहीं, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं थी। ये शासन को व्यवस्थित करने का एक गंभीर प्रयास था। हर मंत्री का अपना काम था। फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, न्याय, सेना, सब बटा हुआ था। अच्छा, एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, एक संगठित राज्य बनाने की कोशिश। और उनकी रेवेन्यू प्रणाली भी देखिए। उन्होंने कोशिश की कि किसानों पर टैक्स का बोझ कम हो। ये उस जमाने में काफी अलग सोच थी। और उन्होंने मराठी और संस्कृत को भी बढ़ावा दिया प्रशासन में। जी, ये भी महत्वपूर्ण था। अपनी भाषा, अपनी पहचान को मजबूत करना। एक और बात जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, वो है नौसेना। उस जमाने में नेवी बनाने का सोचना, ये तो काफी आगे की बात लगती है। हाँ, और यही उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने समझा कि कोंकण तट की सुरक्षा कितनी जरूरी है। वहां पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, सिद्धी थे। तो सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे किले बनवाए, जहाज बनाए। वो शायद पहले भारतीय शासकों में थे जिन्होंने नेवी को इतनी अहमियत दी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जमीन के बारे में नहीं सोच रहे थे। सही कहा, वो भविष्य की चुनौतियों को भी देख रहे थे। अच्छा, एक तरफ तो ये सैन्य ताकत, कुशल प्रशासन, दूसरी तरफ उनके मूल्यों की बात होती है। हिंदवी स्वराज्य का लक्ष्य, जी, यानी विदेशी ताकतों से मुक्त अपना शासन। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ये दोनों बातें साफ कैसे चलती हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में जो स्रोत मिलते हैं वो बताते हैं कि उनका मिंदवी स्वराज्य का विचार किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, वो बाहरी राजनीतिक कंट्रोल के खिलाफ था। अच्छा। प्रमाण है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। युद्ध के दौरान भी मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाने, कुरान का अपमान न करने, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब के सख्त आदेश थे। उनकी सेना में भी सब धर्मों के लोग थे। हाँ, बिल्कुल। अनुशासन बहुत कड़ा था, खासकर महिलाओं के सम्मान को लेकर। ये उनके शासन को एक नैतिक बल देता था। तो इसका मतलब है कि उनका असर सिर्फ राजनीति या मिलिट्री तक नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। बिल्कुल। उन्होंने गांव की पंचायतों को ताकत दी, बड़े जमींदारों की शक्ति कम करने की कोशिश की, ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत मिले। कला को,
साहित्य को, किले बनाने की कला को, इन सब को उन्होंने बढ़ावा दिया। इससे महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक चेतना भी जगी। लोगों में एक गर्व की भावना आई होगी। हाँ, आत्मसम्मान, वीरता, अपनी पहचान का गौरव, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया था। 1680 में रायगढ़ किले में उनका निधन हुआ। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने कमान संभाली। फिर आगे चलकर पेशवाओं के समय मराठा साम्राज्य काफी फैला। जी, उनकी डाली हुई नींव बहुत मजबूत थी। तो आखिर में इन सब बातों के निचोड़ क्या निकलता है? शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं थे। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। एक कुशल रणनीतिकार, एक दूरदर्शी प्रशासक, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले प्रतीक। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो आज भी प्रेरणा देती है, साहस, न्याय, सुशासन की। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है, शिवाजी महाराज के जो सिद्धांत थे, नेतृत्व के, रणनीति के, शासन चलाने के, क्या आज की जो हमारी चुनौतियां हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया में हो, समाज में हो या देश की सुरक्षा में, क्या उनसे आज